Hello, my dear students. Welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, जो मेरी previous videos हैं उसके अंदर मैंने आपके BH DAE 182 के और काफ़ी सारे questions को discuss किया था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे questions रह गए थे जो उन videos में cover नहीं हो पाए। जिस वजह से मुझे यहाँ पर एक वीडियो और बनाना पड़ रहा है जिसको मैं पार्ट 5 वीडियो नाम दे दिया है। 1 to 4 अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप 1 to 4 को देख लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 5th वाला वीडियो आप लोग अभी देख सकते हैं। यहाँ पर हम उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो उन वीडियोस में कवर नहीं हो पाए हैं और जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चों, यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपको बताना है कि जो स्वर होते हैं, ठीक है, जो हमारे स्वर होते हैं उनका वर्गीकरण जो है, स्वरों का वर्गीकरण हम किन आधारों पर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्वर हैं उनका वर्गीकरण हम यहाँ पर 6 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। 6 तरीके से कर सकते हैं, सारा अलग अलग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना होगा। तो सबसे पहला है कि हमारा जो जीवा होती है, यानी कि जो हमारी जीभ होती है, उसके व्यवृत भाग के आधार पर हम करते हैं सबसे पहले तो। फिर होता है कि जीवा का जो हमारा व्यवृत भाग होता है उसकी ऊंचाई के आधार पर करते हैं। फिर हम लोग इसको करते हैं अपने ओठों की स्थिति के आधार पर, यानी कि जो हमारे लिप्स होते हैं उनकी स्थिति के आधार पर हम करते हैं। फिर करते हैं कोमल तालु की स्थिति के आधार पर, तालु जो हमारा माउथ होता है उसका अपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम तालु कहते हैं। फिर स्वर तंत्रीय आधार पर करते हैं और काल के आधार पर करते हैं। ये सारे के सारे अभी आपको जब मैं एग्जाम्पल्स देके समझाऊंगी तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आप लोग अच्छे से अपने वीडियो को देखिए और अगर आप हो सके तो शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है। जो पहला हमारा था वर्गीकरण करने का वो ये था कि जीवा के व्यवृत भाग के आधार पर हमें वर्गीकरण करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मुख्य विभर में जीभ किसी वर्ण के आचरण करने के प्रमुख सहायक अंग होता है। यानी कि जब भी हम बोलते हैं, ठीक है, उच्चारण करते हैं, जब भी हम, मैंने उसको गलती से आचरण बोल दिया था। जब भी हम उच्चारण करते हैं तो उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होती है, हमारी जीभ होती है। बिना जीभ के हम लोग नहीं बोल सकते। स्वरों के उच्चारण में जीभ की 3 अवस्थाएं होती हैं। जब भी हम स्वरों का उच्चारण करते हैं ना, जैसे आ ई, इन सारे स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उसमें हमारी जीभ की कितनी अवस्थाएं होती हैं बच्चों, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। ये अवस्थाएं जीभा के भागों के आधार पर हैं। इस आधार पर हम स्वरों को इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं। अब जीभा का वृहद भाग, यानी कि एक होते हैं हमारे अग्र स्वर जिसमें हमारा ई और ये चारों आते हैं, एक होते हैं हमारे मध्य स्वर, ठीक है, और एक होते हैं हमारे पार्श्व स्वर यानी कि ऊ ओ, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो हमारे माउथ का शेप है वो थोड़ा सा ओ हो जाता है ना। यहाँ पर हमें पता चल, व्यवृत भाग हो गया आपका, ये जो लिप्स वाला भाग है उसको कह सकते हैं हम लोग, समझने के लिए आप लोगों को बता रही हूं मैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट होता है जीवा के व्यवृत भाग की ऊंचाई पर, कि अब जो हमारा जीवा का व्यवृत भाग है उसकी ऊंचाई हम कितनी रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जीवा के व्यवृत भाग की ऊंचाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले होते हैं हमारे संवृत, यानी कि जिसमें हमारा जो मुंह है बिल्कुल संकरा रहता है, ठीक है। जैसे कि हमने बोला ई, फिर हम बड़ी ई को थोड़ा सा देर तक प्रोनाउंस करते हैं तो ई, फिर आपका ऊ, और फिर बड़ा ऊ उसको भी हम देर तक प्रोनाउंस करते हैं। जब जीवा का व्यवहित भाग स्वरों के उच्चारण में अधिकतम ऊंचाई पर होगा, ठीक है, कब होगा, अधिकतम ऊंचाई पर होगा, तब मुख्य रंध्र संवृत होने के कारण वे संवृत कोटि में होते हैं। यानी कि जब हम इन चारों वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारा जीवा का जो, हमारी जीभ का जो व्यवहित भाग है वो कहाँ पर होता है, अधिकतम ऊंचाई पर होता है, ठीक है। फिर होते हैं हमारे अर्ध स्वमृत, यानी कि जिसमें हमारा जो जीवा का व्यवहित भाग है कुछ संकरा होता है, यानी कि कम ऊंचाई पर होता है, जैसे कि ए और ओ, इसमें हमारी कम ऊंचाई होती है। लेकिन जब हम विवृत की बात करते हैं तो उसमें हमारा जीवा का जो भाग है वो क्या रहता है, बिल्कुल खुला हुआ रहता है। जैसे कि हम कह रहे हैं आ, तो इसमें आ बोलते वक्त क्या हो रहा है कि जो हमारा मुंह है, ठीक है, जो हमारा मुंह है वो पूरा का पूरा खुल जा रहा है, ठीक है। फिर आपका होता है अर्ध विवृत, ठीक है बच्चों। लास्ट आपका होता है अर्ध विवृत, जिसमें क्या होता है कि हमारा जीवा का जो भाग है वो क्या रहता है, कुल खुला हुआ रहता है। इसमें हमारे स्वर कौन से आते हैं, इसमें आपका आता है अ से अनार और इसमें आपका क्या आता है,
ए से एड़ी आता है। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पर, जिसमें हमें बताना है कि जो हमारे होठ होते हैं, ठीक है, हमारे जो होठ होते हैं उनकी स्थिति के आधार पर। ओके, सो यहाँ पर है आपका स्वरों के उच्चारण में ओठों की दो स्थितियां बनती हैं। ठीक है, जब भी हम स्वरों को बोलते हैं, स्वर आप लोग समझते हो, वो मैंने बताया भी था कि स्वर आपके अ से लेकर अंगा तक जितने भी होते हैं वो सारे आपके स्वर होते हैं। सो जब भी हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है, हमारे दो ओठ जो हैं उनकी दो स्थितियां बनती हैं। सबसे पहले क्या बनती है, हमारी वृत्ताकार स्थिति बनती है, फिर दूसरी बनती है हमारी आवृत्ताकार स्थिति। तो वृत्ताकार का मतलब क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्ताकार हो जाते हैं उन्हें वृत्ताकार स्थिति कहते हैं, जिसमें हमारे ओठ जो हैं ऐसे वृत्ताकार के हो जाते हैं। जैसे कि हम ओ बोल रहे हैं, औ बोल रहे हैं, ऊ, है ना, तो इन सब में हमारे होठ कैसे हो रहे हैं, वृत्ताकार हो रहे हैं। लेकिन जब हम आ से अनार बोलते हैं, ई बोलते हैं, ए बोलते हैं, तो इसमें हमारे जो ओठ हैं वो कैसे हो जाते हैं, अवृत्ताकार हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों को अच्छे समझना है। ये तो थोड़ा सा इजी है, इस वाले को आप लोग लिख कर भी आ जाना, अगर ये वाला क्वेश्चन है तो जरूर लिख कर आना, ये वाला बेसिक ही है बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर आपका होता है कोमल तालु की स्थिति के आधार पर। तो यानी कि कोमल तालु की स्थिति का मतलब क्या होता है, इसको हम कौवे की स्थिति भी कहते हैं। यानी जो हमारा गला होता है, हमारा जो कंठ होता है ना, उसके अंदर आपने देखा होगा हमारे कंठ में रहता है। तो कौवे की भी हमारी दो स्थितियां होती हैं, जिसमें हमारे होते हैं निरनुनासिक और हमारे क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। तो अनुनासिक में क्या होता है, जैसे देखो, जिसमें हम क्या करते हैं, उच्चारण के समय जब कौवा बीच में लटकता रहता है, ठीक है, जैसे हम ये वाले जो होते हैं ना, इसमें आपको चंद्र बिंदु लगी रहती है। ठीक है, चंद्र बिंदु लगी रहती है, तो इसमें हमारी साउंड थोड़ी सी इस टाइप से अलग टाइप से निकलती है, अंदर से, गले के अंदर से, कंठ में से निकलती है, जैसे कि ए। ठीक है, इस टाइप से। फिर आपके होते हैं निरनुनासिक। निरअनुनासिक क्या होते हैं, जब किसी स्वर के उच्चारण में कोमल तालु अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहकर वायु के संपूर्ण प्रवाह को मुख विवर में जाने दे। यानी कि जब पूरी की पूरी जो वायु है वो हमारे मुख में आ रही है, जैसे कि आ, ठीक है, ई, ओ, ये एकदम बेसिक है। ठीक है, तो ये वाले सारे हमारे क्या होते हैं, निरअनुनासिक होते हैं। उसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट है, इसमें हमें बताना है कि ये जो है, जो हमारे स्वर तंत्रीय होते हैं, स्वर तंत्रीय यानी कि जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनकी स्थिति के आधार पर आप लोगों को बताना है। तो मांसपेशियों की स्थिति में होने वाली शिथिलता और दृढ़ता के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। सबसे पहले आपके क्या होते हैं, शिथिल स्वर। शिथिल स्वर का मतलब होता है कि जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें हमें शिथिलता महसूस होती है, जैसे कि आ, ई, ऊ जो है ये हमारे शिथिल स्वर हैं। और जो बड़े वाले होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, दृढ़ स्वर, क्योंकि हम इनको देर तक बोलते हैं। जैसे कि बड़े आ को हम देर तक बोलते हैं, आ, है ना, बड़े ऊ को भी हम देर तक बोलते हैं, ऊ। तो ये हमारे क्या है, दृढ़ स्वर हैं। और जो छोटे वाले होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे शिथिल स्वर हो जाते हैं। अब यहाँ पर आता है काल के आधार पर कि किस शब्द को हम कितनी देर तक बोल रहे हैं। तो इसमें आपके कौन से होते हैं, हास्र स्वर और दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब क्या होता है, जिनको हम देर तक बोलते हैं। हास्र जिनको हम थोड़ी कम देर तक बोलते हैं, जैसे कि छोटा आ को हम कम बोलते हैं और बड़ा आ को देर तक बोलते हैं। तो बहुत ये वाला भी सिंपल ही है ना, ये तो हमें बचपन में भी करवाया जाता है कि छोटा आ, फिर बड़े आ को थोड़ा सा देर तक बोलना होता है, आ, फिर ई, छोटी ई को ई बोल दिया, उसको क्या बोल दिया, उसको बोल दिया हमने ई, फिर ऊ। तो इस टाइप से हमारे क्या होते हैं, हास्र स्वर होते हैं और क्या होते हैं बच्चों, दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, फिर अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सो ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें बताना है कि भाषा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी प्रकृति की चर्चा कीजिए। ये वाला क्वेश्चन ना मैंने देखा कि प्रीवियस 3 ईयर्स में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मैं इसको ज़रूर करवाऊंगी, दोबारा से करवाऊंगी। अगर मैंने पहले थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड कुछ कंटेंट आपको दिया होगा, मुझे ध्यान नहीं है, बट ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बताना है कि जो भाषा है उसका स्वरूप आप लोगों को स्पष्ट करना है और उसकी प्रकृति बतानी है। तो यहाँ पर जो हमारी भाषा है वह एक प्रकार की जटिल और कैसी गतिशील प्रणाली होती है। ठीक है, कैसी प्रणाली होती है बच्चों, भाषा देखो हमेशा जटिल ही होती है, क्योंकि भाषा में हमारे स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, मात्राएं होती हैं, है ना, हर एक भाषा में उसकी बोलने का कुछ एक लहजा होता है, लिपि होती है। तो जो भाषा है इसी कारण क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा जटिल होती है। और जो हमारी भाषा है वो मानव संचार का एक हमारा माध्यम होती है।
कि जो मानव होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो भाषा के वजह से आपस में बातचीत कर पाते हैं। फिर आपका होता है कि जो हमारी भाषा है इसका स्वरूप कैसा होता है। तो यहाँ पर हमारी जो भाषा है इसके स्वरूप में आप लोग सबसे पहले ध्वनि बताएंगे। तो जो हमारी भाषा है उसका जो मूल स्वरूप है वह क्या है बच्चों? ध्वनि है, जो मानव वाणी से उत्पन्न होती है। तो जो हमारी ध्वनि है वो किससे उत्पन्न होती है? मानव वाणी से उत्पन्न होती है। फिर हमारे होते हैं वाक्य। तो वाक्य तो आपको पता ही होगा कि जो शब्द होते हैं, शब्दों के संयोजन से हमारे क्या बनते हैं? वाक्य बन जाते हैं। दो से अधिक शब्द मिलकर क्या बना देते हैं? वाक्य बना देते हैं। फिर भाषा का जो तीसरा स्वरूप है बच्चों वो क्या है? वो है आपका अर्थ। तो जो शब्दों और वाक्यों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। तो भाषा का तीसरा स्वरूप आपका क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। फिर आप लोग बताएंगे भाषा की प्रकृति के बारे में। तो भाषा की प्रकृति में हम लोग क्या बताएंगे? एक होती है हमारी मानव निर्मित भाषा। तो भाषा एक मानव निर्मित प्रणाली है जो मानव संचार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो पहले आप लोग बता देंगे मानव निर्मित प्रणाली है। फिर आप लोग बताएंगे कि भाषा एक सामाजिक प्रणाली कैसे है। तो भाषा एक सामाजिक प्रणाली है जो समाज के सदस्यों के बीच संचार को संभव बनाती है। तो समाज के जो भी हमारे सदस्य हैं उनके बीच संचार अगर होगा तो कैसे होगा? कैसे हो पाएगा? तो वो हो पाएगा आपका भाषा के वजह से। फिर जो भाषा है वह क्या है बच्चों? एक गतिशील प्रणाली भी है जो समय के साथ बदलती रहती है। ठीक है, तो जो हमारी भाषा है वो समय के साथ बदलती रहती है। और भाषा अनेकार्थी प्रणाली भी होती है जो एक ही शब्द या वाक्य के कई अर्थों को क्या करती है? व्यक्त कर सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना सबसे पहले तो मुझे। ठीक है, कि आप लोगों को सारे के सारे जो पार्ट्स हैं पार्ट 1 से लेकर 5 तक सारे कैसे लगे, और अपने एग्जाम के बाद आके ज़रूर बताना कि क्या इन क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। बाकी के पार्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा एग्जाम है वो कमेंट करके बताओ, जिसके भी आपको प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस के वीडियोस चाहिए। क्योंकि हम लोग पहले क्या करते हैं कि जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं ना उनको एनालाइज करते हैं। ठीक है, उनको एनालाइज करते हैं और उनमें से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और फिर उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करवाते हैं ताकि उनमें से एक आधा क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में आ जाए। सो गाइज, इसी तरीके के और वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करना। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।